हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्टफ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डाइसैकेराइड्स को कंप्लीट किया था। आज हम उठाएंगे पॉलीसैकेराइड्स। चूंकि मैंने पॉलीसैकेराइड्स को देखा, एनालाइज किया बुक से। मैंने चूंकि कंटेंट आपको बुक से बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले क्वेश्चंस को देखूं कि कितना इन पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पूछा जाता है। क्योंकि पढ़ाने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है कि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, जिससे हमें सिर्फ क्वेश्चंस बने। हमें तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, दैट्स आवर अल्टीमेट एम। तो फिर मैंने देखा कि क्वेश्चंस जितने भी आए हैं वो लिमिटेड कंटेंट से आए हैं। ठीक है जी। तो जितने भी स्टेटमेंट्स या कोई भी पॉइंट एग्जाम के अंदर आया है वो मैं सारा कुछ यहां पे आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है जी। तो मैं आपको डिटेल में पॉलीसैकेराइड्स नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, सिर्फ काम की बातें जो कि हर बार ही क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जिनके पूरे लाइकली चांसेस हैं कि वो फ्यूचर में एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो वी विल नॉट डिग दैट मच, बट विल बी लुकिंग एट द बेसिक्स और समझेंगे कि पॉलीसैकेराइड्स में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी चाहिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलीसैकेराइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या है? पॉलीसैकेराइड्स हम कहते हैं कि हमने पहले मोनोसैकेराइड्स लिया था, फिर हमने डाइसैकेराइड्स लिया। डाइसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं, जिसके अंदर 2 से 10 या 2 से 20 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसके अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बने हों उनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन हम करते हैं। एक क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेस ऑफ एनर्जी, कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हम एज एन एनर्जी स्टोरेज के अंदर रखते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें एनर्जी देते हैं, जिनको हम स्टोर करते हैं फॉर एनर्जी पर्पसेस। ये एक कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं। दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, या प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। सो एनर्जी स्टोरेज के बेसिस पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्ट्रक्चरल रोल के बेसिस पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बोर्ड के ऊपर जो मैंने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लिखे हैं, ये एनर्जी स्टोरेज वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पहले हम इनको लेते हैं, उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल रोल कार्बोहाइड्रेट्स। एनर्जी रोल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं स्टार्च को। देखो जी, लिमिटेड पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है, और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि लाइकली हैं, दे मे बी आस्क्ड इन द फ्यूचर एग्जामिनेशन। स्टार्च होता क्या है? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। यानी बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के स्टार्च बनाते हैं। तभी मैंने ग्लूकोज के बाहर लिखा है एन। एन मीन्स कि नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। एन कुड बी it could range from 100 to thousands of मोनोसैकेराइड यूनिट्स, यानी 100 to thousands of ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पहला पॉइंट, सो नोट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। देन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है, इट्स हेलिकल इन नेचर। स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज हेलिकल इन स्ट्रक्चर। देखिए जी, ये मैंने हेलिकली स्टार्च को ड्रा किया है। दिस इज द हेलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टार्च। तो ये भी पूछा जाता है कि क्या स्टार्च शीट लाइक है, ये प्लानर है या फिर हेलिकल है। आपको याद रखना है कि स्टार्च हेलिकली अरेंज्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर हेलिकल है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स ए एनर्जी स्टोरेज फॉर्म इन प्लांट्स। बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि स्टार्च हमें पता है कि ये प्लांट्स में ज्यादा पाया जाता है। हम एनिमल्स स्टार्च को एनर्जी स्टोरेज पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं, तो हमारे लिए एक अलग सा कार्बोहाइड्रेट होता है, एक अलग सा पॉलीसैकेराइड होता है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्च इज मेनली यूज्ड एज एन एनर्जी स्टोरेज पर्पस इन प्लांट्स। ठीक है जी। प्लांट्स के अंदर इसको यूज किया जाता है फॉर एनर्जी स्टोरेज, यानी इसको स्टोर करके रखते हैं। फिर जब नीड पड़ती है प्लांट को, प्लांट की सेल्स को, तब इस स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। देन उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फीड करके आप ये जो प्लांट की सेल्स हैं वो एनर्जी गेन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो स्टार्च है, स्टार्च के दो फॉर्म्स होते हैं। ईदर वी कुड हैव एमाइलोस और वी कैन हैव एमाइलोपेक्टिन। दो तरह के स्टार्च होते हैं, एक एमाइलोस, एक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोस क्या होता है? एमाइलोस भी ग्लूकोज का बना होता है, एमाइलोपेक्टिन भी ग्लूकोज का बना होता है, क्योंकि स्टार्च
खुद ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का बना है, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन, ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। फिर फर्क क्या है? जो एमाइलोस होता है, मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये एमाइलोस का। एमाइलोस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लीनियरली अरेंज होते हैं, ठीक है जी। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एमाइलोस के अंदर सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इस तरीके से जुड़े होते हैं कि किसी भी पॉइंट पे आपको कोई ब्रांच देखने को नहीं मिलेगी। एमाइलोस के अंदर कोई भी ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए जी, मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी ग्लूकोज हैं, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज हैं, ठीक है। अगर ये ग्लूकोज को हम लेते हैं, इस ग्लूकोज को हम लेते हैं, इन दो के दरमियान जो बॉन्ड होता है दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे ये बॉन्ड भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। जो आगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दरमियान भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है जी। तो एमाइलोस के अंदर बॉन्ड याद रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बी पार्ट के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। सो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड इन एमाइलोस। एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं। एमाइलोपेक्टिन भी ग्लूकोज का ही बना होता है, यानी ग्लूकोज के मोनोमर्स होते हैं, लेकिन एमाइलोपेक्टिन में फर्क क्या है? एमाइलोपेक्टिन में आप देख सकते हो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे आप देख सकते हो कि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन बीच में किसी जगह एक ब्रांच निकला है। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ब्रांच निकला, फिर एक लीनियर चेन बनी, फिर किसी जगह और एक ब्रांच निकला, फिर एक लीनियर चेन बनी, यहां से और एक ब्रांच निकल सकता है, फिर एक लीनियर चेन बन सकती है, यहां से भी एक ब्रांच निकली है। तो काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि एमाइलोपेक्टिन के अंदर आपको ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं, वहां पे आपको ब्रांचेस भी देखने को मिलती है। जब ब्रांच आती है इस एमाइलोपेक्टिन के अंदर, तब आपको एक और बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहां पे लीनियरली दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? अल्फा 1,4। ऐसे इन दो के दरमियान अल्फा 1,4, इन दो ग्लूकोज के दरमियान अल्फा 1,4, ऐसे इन दो ग्लूकोज के दरमियान अल्फा 1,4, इन दो के दरमियान भी अल्फा 1,4, इन दो के दरमियान भी अल्फा 1,4, और इन दो के दरमियान भी अल्फा 1,4। लेकिन जिस पॉइंट पे ये ग्लूकोज जो है, इस पॉइंट पे ब्रांच निकला है, आप देख सकते हो यहां से ब्रांच निकला है, इस पॉइंट पे ब्रांच निकला है। तो जहां पे ब्रांच निकलता है, यानी ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज, क्योंकि ये ब्रांच पॉइंट ग्लूकोज है, इसी पॉइंट पे ब्रांच निकला है, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जहां पे ब्रांच निकलता है, वहां पे दो ग्लूकोज एडजेसेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बजाय अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट एम्फसाइजिंग इट। ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज, क्योंकि इस पॉइंट पे ब्रांच निकला, तो ब्रांच पॉइंट ग्लूकोज के जो एडजेसेंट ग्लूकोज होगा, ये वाला ग्लूकोज, इन दो के दरमियान बॉन्ड होगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर क्या है? फिर ये जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, फिर से अल्फा 1,4, इन दो के दरमियान फिर से अल्फा 1,4, इन दो के दरमियान फिर से अल्फा 1,4। लेकिन इस पॉइंट पे फिर से ब्रांच निकला है, यू कैन सी, इस पॉइंट पे फिर से ब्रांच निकला है। तो जहां पे ब्रांच निकलता है, वहां पे दो एडजेसेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान अल्फा 1,6 बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इन दो के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? अल्फा 1,6, ठीक है जी। इन दो के दरमियान अल्फा 1,6 होगा, मैं यहीं से दिखाता हूं। फिर आगे जितने भी आप ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर से अल्फा 1,4, इन दो के दरमियान अल्फा 1,4, इन दो के दरमियान अल्फा 1,4, इन दो के दरमियान अल्फा 1,4। तो क्या आपने याद रखा कि जिस पॉइंट पे, जिस ग्लूकोज यानी ब्रांच ग्लूकोज पे जहां पे ब्रांच निकल आता है, उस पॉइंट पे दो ग्लूकोज के दरमियान अल्फा 1,6 बॉन्ड होता है, वरना हर जगह अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। यू कैन सी नाउ, इन दो के दरमियान क्या होगा? अल्फा 1,4। लेकिन इस तरह मुझे दिखाना चाहिए, यहां से निकला है इस ग्लूकोज से, ये इस ग्लूकोज से, ये ब्रांच पॉइंट ग्लूकोज है, क्योंकि इस पॉइंट पे ब्रांच निकला है। इन दो दरमियान ग्लूकोज, ये जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, इन दो के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? क्योंकि ये ब्रांच पॉइंट ग्लूकोज है, अल्फा 1,6,
अल्फा 1,6। लेकिन फिर इन दो के दरमियान कौन होगा? नॉर्मली अल्फा 1,4, इन दो के दरमियान अल्फा 1,4, इन दो के दरमियान अल्फा 1,4। So alpha 1,6 glycosidic bond is only found at that place where the branch point glucose is found and where the branch comes out, and at that point the two glucose molecules are connected by alpha 1,6 glycosidic bond. तो स्टार्च के जो दो कंपोनेंट्स हैं, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोस के अंदर सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है, रीजन बीइंग देयर इज नो ब्रांच पॉइंट। बट एमाइलोपेक्टिन के अंदर अल्फा 1,4 बॉन्ड, तो एमाइलोपेक्टिन के अंदर एक तो अल्फा 1,4 बॉन्ड होता है और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि एमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांच पॉइंट्स भी निकलते हैं और हर किसी ब्रांच पॉइंट पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन। हियर it does not have any branch, so no alpha 1,6 glycosidic bond, only alpha 1,4. Since it has the branches, so both alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic bond. और एक बात, जो ब्रांच हैं, ब्रांच जनरली आफ्टर एवरी 25 to 30 मॉलिक्यूल्स, पहले लीनियरली मान लो ऐसे कि 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जुड़ चुके हैं और उसके बाद 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद एक ब्रांच निकल सकता है। स्टार्च में ऐसा पाया गया है, स्टार्च के अंदर भी स्पेशली एमाइलोपेक्टिन के अंदर ऐसा पाया गया है कि जनरली 25 to 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद एक ब्रांच निकल आता है। मैंने यहां पे चूंकि ब्रांच अगर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद ही ब्रांच दिखाया, लेकिन लिटरेचर में आपको मिलेगा क्या, बुक्स के अंदर क्या मिलेगा, क्योंकि इतनी जगह तो मेरे पास है नहीं कि मैं 25 के बाद दिखाऊं, फिर तो पूरा ये स्पेस कवर कर जाएगा। नॉर्मली मैंने तो यहां पे 7 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद ब्रांच दिखाया, लेकिन होता क्या है असल में 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपको पहले ड्रा करना है, 25 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद एक ब्रांच निकल सकता है, फिर और 25 आपको ड्रा करने हैं, 25 to 30 लीनियर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, उसके बाद आप और एक ब्रांच निकाल सकते हो। क्योंकि यहां पे स्पेस की प्रॉब्लम थी तो मैंने कुछ ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद ब्रांच दिखाया। ये ब्रांचिंग क्यों होती है? क्योंकि कभी कभार जब प्लांट सेल को मजबूरी पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब इन ब्रांचेस को तोड़ा जाता है, इसी ब्रांच पॉइंट को तोड़ा जाएगा और हर किसी ब्रांच पॉइंट को तोड़ा जाएगा और उससे हमें फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। वही सेल, प्लांट सेल, फिर उन्हीं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज करके एनर्जी गेन कर सकती है। ठीक है जी। सो ये है एमाइलोस, ये है एमाइलोपेक्टिन। और एक पॉइंट, स्टार्च के अंदर प्रेजेंट होता है इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड ही स्टार्च को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टार्च स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्राचेन मींस अगर ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, हो सकता है यहां पे किसी जगह इंट्राचेन है, यहां पे किसी जगह इंट्राचेन है, इस ग्लूकोज के दरमियान इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द स्टार्च मॉलिक्यूल्स। तो ये स्टार्च के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इनको नॉर्मली एनर्जी स्टोरेज के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी स्टोरेज पर्पस के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है। जनरली किसको प्रेफर किया जाता है? लिपिड्स को। कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों नहीं? रीजन मैं बता देता हूं। देखो जी, अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, कार्बोहाइड्रेट की एक टेंडेंसी होती है ये अपने सराउंडिंग में हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके रखता है। अगर ये मान लो, आई विल रब दिस पार्ट, यहां पे मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर ये कार्बोहाइड्रेट कोई है, मान लो ये कोई कार्बोहाइड्रेट है, मान लो ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी टेंडेंसी होती है ये अपने इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके रखता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जनरली 3 ग्राम वाटर को अपने सराउंडिंग में रखता है, अपने इर्द गिर्द रखता है, एब्जॉर्ब करता है। इससे क्या कॉन्सिक्वेंस निकल के आएगा? देखो, जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को आप स्टोर करोगे, असल में आप 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहे हो, क्योंकि उस 4 ग्राम में 3 ग्राम तो वाटर मॉलिक्यूल्स के होंगे। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो ऐसे
ऐसे हम कह सकते हैं कि आइसोलेशन में नहीं रह सकता, इसको वाटर चाहिए होता है सराउंडिंग के अंदर। तो अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना चाहते हो तो ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमेशा 3 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स को भी, यानी ऐसे में कह सकते हैं 3 ग्राम्स ऑफ वाटर इट एब्जॉर्ब्स ऑन इट्स सरफेस। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको कितने ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं? है तो 1 ही ग्राम, लेकिन अगर वेट किया जाएगा तो 4 ग्राम के इक्विवेलेंट है, क्योंकि उसमें 3 ग्राम वाटर के हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब है जब आप कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट को तो स्टोर कर ही रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को स्टोर कर रहे हो। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स ओनली 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। सो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट प्रोवाइड्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो ये डिसएडवांटेज है कार्बोहाइड्रेट्स को एज एन एनर्जी पर्पस के लिए यूज करना। व्हाई? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने इर्द गिर्द रखता है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करना चाहोगे, आप कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को फिर स्टोर करते हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, यूजिंग देम एज एन एनर्जी पर्पस। ठीक है जी, ये स्टार्च के बारे में कुछ बात है। नाउ नेक्स्ट, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी सबसे पहले एनर्जी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ग्लाइकोजन जनरली एनिमल्स, हम ह्यूमंस भी ग्लाइकोजन को ही प्रेफर करते हैं फॉर एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। यहां पे ये पॉइंट कवर हो गया, इट इज यूज्ड एज एन एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। ग्लाइकोजन का भी स्ट्रक्चर हेलिकल होता है, तो याद रखें ये बात। इसके अंदर भी इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्लाइकोजन के अंदर भी 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, अल्फा 14, अल्फा 16। अल्फा 14 भी होगा, आपको पता चला अल्फा 14 कब होता है? जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एडजेसेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो अल्फा 14 बॉन्ड्स होता है। अल्फा 14 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है। जब भी ब्रांच निकल के आएगा अल्फा 16 बॉन्ड होगा उधर। तो ग्लाइकोजन के अंदर भी अल्फा 14 लिंकेज और अल्फा 16 लिंकेज देखने को मिलती है। लेकिन ग्लाइकोजन के अंदर बात यह है, जैसे मैंने स्टार्च के अंदर बताया कि 25 to 30 रेजिड्यूज के बाद एक ब्रांच निकलता है, ग्लाइकोजन के अंदर सिर्फ 5 से 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद ब्रांच निकलता है। जो ब्रांचिंग मैंने यहां बताई थी कि ये नॉर्मली 25 to 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद आपको एक ब्रांच मिलेगा, लेकिन यही ब्रांचिंग ग्लाइकोजन के अंदर 5 से 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद ही ये ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। फायदा क्या है? फायदा यह है, जब भी एनिमल को ग्लाइकोजन को तोड़ना हो, उसको ज्यादा इजी रहता है टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन, क्योंकि ब्रांचेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद अगर आपको ब्रांच मिल रहा है तो इसका मतलब है बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल होंगे देन द स्टार्च, क्योंकि स्टार्च के अंदर 25 से 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बाद एक ब्रांच देखने को मिलता है। सो ग्लाइकोजन को जब हमें तोड़ना होता है, हमारे पास बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, उनको हम फटाफट तोड़ते हैं और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करके एरोबिक रेस्पिरेशन में फीड करके हम एनर्जी गेन कर सकते हैं। ये ग्लाइकोजन के बारे में कुछ बात है। ठीक है जी। उसके बाद है और एक एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, दैट इज इनोलिन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है लिंकेजेस। ग्लाइकोजन के अंदर कौन सा लिंकेज? इसके अंदर दोनों होते हैं, एमाइलोपेक्टिन के अंदर और एमाइलोस के अंदर। इनोलिन क्या है? इनोलिन भी एक एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है। एक बार सिर्फ मैंने एग्जाम के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन देखा, और क्वेश्चन क्या था कि इनोलिन के अंदर लिंकेज कौन सी होती है। इसके बगैर मुझे कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं, वरना इनोलिन के बारे में भी अच्छा खासा लिटरेचर है, तभी मैंने गिने चुने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे, क्योंकि यही मुझे लगता है कि यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बने हैं, और अगर बनेंगे भी बस यही पॉइंट्स इनोलिन के बारे में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनोलिन किसका पॉलीमर होता है? फ्रुक्टोज का। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर था? ग्लूकोज का। स्टार्च किसका पॉलीमर था? ग्लूकोज का। लेकिन इनोलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। बहुत सारे फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और इनोलिन का फॉर्मेशन करेंगे। लिंकेज क्या है? बीटा 2 1। बीटा 2 1। व्हाई बीटा 2 1? क्योंकि फ्रुक्टोज का बना हुआ है। फ्रुक्टोज के अंदर कार्बन 2 पे फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, और कार्बन 2 ही एनोमेरिक कार्बन होता है। अब उस कार्बन 2 पे फंक्शनल ग्रुप एबो द प्लेन होगा, तभी बीटा है। तो कार्बन नंबर 2 पे बीटा पोजीशन, बीटा 2 1, यानी एक फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 बीटा पोजीशन और दूसरे फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 1, ये आपस में जुड़ेंगे और दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बीटा 2 1 लिंकेज इन द इनोलिन। और इस इनोलिन को कहां पाया जाता है? इट हैज बीन फाउंड एज एन एनर्जी स्टोरेज फॉर्म इन ट्यूबर्स। ट्यूबर्स के अंदर इसको एज ए एनर्जी स्टोरेज फॉर्म में रखा जाता है, और
इसको जब इन ट्यूबर्स को एनर्जी की जरूरत होती है, फिर इस इनुलिन को ब्रेक डाउन करके फ्रुक्टोज में कन्वर्ट किया जा सकता है, फिर वहां से एनर्जी हासिल की जा सकती है। तो ये जो 3 मैंने पॉलीसैकेराइड डिस्कस किए, ये एनर्जी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स है, और क्या क्या इनके अंदर लिंकेज थी हमने वो डिस्कस किया। अब इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे छोटे से टाइम में कि स्ट्रक्चरल रोल जो प्ले करते हैं पॉलीसैकेराइड्स, इन्हें ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो एज ए स्ट्रक्चरल रोल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं या प्लांट्स के अंदर होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, उनके अंदर कौन सी लिंकेज होती है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। बस वही पॉइंट्स पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लेट्स सी दैट। अब हम उन पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ेंगे जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, और इनके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, और कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। पहला वाला पॉलीसैकेराइड दैट प्लेज द स्ट्रक्चरल रोल इन द प्लांट्स, दैट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सबसे पहले प्लांट के सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, सबको मालूम होगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, क्योंकि मैंने लिखा है डी ग्लूकोज। इससे पहले जब हमने स्टार्च पढ़ा या ग्लाइकोजन पढ़ा, वहां पे भी डी ग्लूकोज ही था, क्योंकि शुगर्स हमारे अंदर डी फॉर्म में ही स्टेबल होते हैं, एमिनो एसिड्स एल फॉर्म में स्टेबल होते हैं। लेकिन चूंकि हम शुगर्स की बात कर रहे हैं, तो शुगर्स आर ऑलवेज स्टेबल इन द डी फॉर्म। तो चाहे आप डी लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू एज्यूम ये डी फॉर्म ही शुगर की होगी। तो डी ग्लूकोज के पॉलीमर्स जो है सेल्यूलोज, डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, यानी बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के सेल्यूलोज बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज लिंकेज। जस्ट रिमेंबर इट, इट इज बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज। यानी पहले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव द प्लेन होगा तभी बीटा फॉर्म है, कार्बन नंबर 1 है, और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, ये आपस में मिलकर बनाते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चूंकि जो स्टार्च था या ग्लाइकोजन था या इनुलिन था, उसके अंदर मैंने आपको बार बार ही बताया कि वहां पे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहां पे जो भी पॉलीसैकेराइड्स एज ए स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं वो शीट लाइक होते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर है शीट लाइक। वहां पे मैंने बताया था, वहां पे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते थे, किनके अंदर, जैसे स्टार्च के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, इनुलिन के अंदर, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऐसे पॉलीसैकेराइड्स के अंदर जो एज एन एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, वहां पे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती थी। यहां पे इन स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेल्यूलोज। नेक्स्ट इज पैक्टिन। पैक्टिन किसका मोनोमर है, दिस इज इंपॉर्टेंट। डी का छोड़ो, डी लिखते भी हो या ना लिखो कोई बात नहीं, चलो लेट्स टेक इट, डी गैलेक्टो यूरेनिक एसिड, डी गैलेक्टो यूरेनिक एसिड, इसका पॉलीमर, यानी बहुत सारे गैलेक्टो यूरेनिक एसिड आपस में जुड़ के बनाएंगे पैक्टिन। ठीक है जी, पैक्टिन बनाएंगे। पैक्टिन कहां प्रेजेंट होता है, सेल वॉल के अंदर मिडल लैमेला होता है, उस मिडल लैमेला का कंपोनेंट होता है पैक्टिन, और पैक्टिन के अंदर जो लिंकेज पाई जाती है दैट इज अल्फा 1,4। अल्फा 1,4 linkages are very important, that's why I'm emphasizing it and you have to memorize them. So अल्फा 1,4 linkage पैक्टिन के अंदर पाई जाती है। लास्ट ईयर ही गेट के अंदर कॉलम एक दिया गया था जहां पे पैक्टिन का भी दिया गया था, काइटिन का दिया गया था और ग्लाइकोजन का दिया गया था, और दूसरे कॉलम में आपको बॉन्ड्स मैच करने थे। तभी मैं बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट मेमोराइज द बॉन्ड्स। सारे जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। और एक एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोयूरेनिडेज, पॉलीगैलेक्टोयूरेनिडेज, इसका दूसरा नाम है पैक्टिनेज, इसका दूसरा नाम है पैक्टिनेज, पॉलीगैलेक्टोयूरेनिडेज। इसका क्या काम है, जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर चूंकि सेल वॉल होता है और सेल वॉल का एक कंपोनेंट है मिडल लैमेला, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज का काम होता है ये उस मिडल लैमेला को डिसॉल्व करता है, हाइड्रोलाइज करता है। उसकी वजह से क्या होगा, जब ये एंजाइम मिडल लैमेला को डिसॉल्व करता है उसकी वजह से सेल वॉल लूज हो जाती है, वो गिर जाती है। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल तो हार्ड होती है, लेकिन जब ये एंजाइम काम करता है तो सेल वॉल लूज हो जाती है, पैक्टिन को डिसॉल्व किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उस फ्रूट के अंदर राइपनिंग आती है,
क्योंकि जब फ्रूट राइप होता है ना तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है, ठीक है जी। वाई? बिकॉज उसके सेल वॉल के अंदर जो पैक्टिन होता है उसको एक एंजाइम डिसॉल्व करता है, पॉलीगैलेक्टोयूरिनिडेज या पैक्टिनेज। ये उस पैक्टिन को डिसॉल्व करके जो मिडल लैमेला के अंदर होता है, तो और उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रूट की राइपनिंग होती है। तभी एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था, RNAi यानी RNA इंटरफेरेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एक ड्रग को या एक RNAi को डेवलप किया गया, इंटरफेरिंग RNA को। उसने क्या किया, उस इंटरफेरिंग RNA ने इसी एंजाइम को पॉलीगैलेक्टोयूरिनिडेज यानी पैक्टिनेज को इनहिबिट किया। वो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, उस टेक्नोलॉजी से जो हम बनाते हैं RNAi, वो इस एंजाइम या पैक्टिनेज को इनहिबिट करता है। उससे क्या होगा, जब ये एंजाइम इनहिबिट होता है, ये अब पैक्टिन को डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसका मतलब है फ्रूट राइपनिंग जल्दी नहीं होगी। तो इसकी वजह से यह होता है कि फ्रूट्स की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। वी डोंट वांट कि जल्दी से फ्रूट्स राइप हो, क्योंकि फिर मार्केट में नुकसान होता है। जो भी ओनर होता है उस फ्रूट कंपनी का या उस फ्रूट गार्डन का, उसका नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसके फ्रूट्स जल्दी राइप हो जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं। तो RNAi टेक्नोलॉजी से RNAi को बनाया गया, जिसकी वजह से इस एंजाइम को इनहिबिट कराया गया। इस एंजाइम को इनहिबिट करने के बाद जो है फ्रूट राइपनिंग जो है वो डिले कराई गई। और जब डिले होती है फ्रूट राइपनिंग, इट मींस वी कैन से दैट द शेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट हैज बीन एनहांस्ड। सो ये टेक्नोलॉजी भी डेवलप की गई है। और इस पैक्टिन के अंदर भी इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जैसे कि सेलुलोज के अंदर होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, दैट्स काइटिन। काइटिन किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, इसके पॉलीमर्स बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और एक पॉलीमर बनाएंगे कॉल्ड एज काइटिन। काइटिन आपको पता है, बेसिक से हम पढ़ते हैं या 10th से ही हम पढ़ते हैं कि ये फंगस के सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। नॉट एवरी सिंगल फंगस, बट मेजॉरिटी ऑफ द फंगस के अंदर जो सेल वॉल होता है उसके अंदर काइटिन को पाया जाता है। और इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन के अंदर भी काइटिन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स लिंकेज। काइटिन के अंदर जो लिंकेज होता है दैट इज β1,4 लिंकेज, ट्रांसग्लाइकोसिडिक लिंकेज। β1,4 ट्रांसग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने वाला पॉलीसैकेराइड है तो शीट लाइक स्ट्रक्चर होगी, और इसको भी स्टेबलाइज करने वाला इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। तो ये कुछ ऐसे पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, और इन्हीं पॉइंट से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यकीन नहीं आता तो आप यू कैन चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स एंड यू विल सी, जितनी बारी, ज्यादा तो आते नहीं है लेकिन जितने बारी आए हैं इन्हीं पॉइंट्स को एम्फेसाइज किया जाता है, इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चंस बन चुके हैं। बस इन्हीं पॉइंट्स को आप मेमोराइज करो, याद करो, सीखने की कोशिश करो, इतना काफी है अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स। इस तरीके से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है टॉपिक है, पहला वाला टॉपिक, वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विल बी टेकिंग द लिपिड्स, और लिपिड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और वहां पे भी हम देखेंगे कि कौन कौन से एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उनको हम डील करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेकिन वो एक नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे या नेक्स्ट लेक्चर लेंगे या सीरीज ऑफ लेक्चर्स चलेंगे फॉर द लिपिड्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है ये हमने आज कंप्लीट किया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आप पहुंच सकते हैं और इस कार्बोहाइड्रेट को फिर से रिवाइज करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें कि आपसे सॉल्व हो पाते हैं कि नहीं। आई होप कि आपसे सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि मैंने हर कोई पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट डाउन में बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो देखते हैं, आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।